Hi, this is Dr. Gene and welcome to YouTube channel Gene TV, Gene Pharmacy। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस, जो कि हम उसको नावल कोरोना वायरस 219 भी कह सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वायरस जो है इन द 19 कोविड-19 ऐसे कहते हैं इसकी वजह से, क्योंकि 2019 में ये कोरोना वायरस जो है वो मार्केट में आया और इस दुनिया में एक पेंडेमिक तारी कर दी और बहुत ज़्यादा अभी तक कम से कम 11 लाख से ज़्यादा जो है वो डेथ उसने काज की है। तो ये वायरस बेसिकली एक सिंड्रोम वायरस है। इट्स मीन कि ये आपको बहुत ज़्यादा बीमारों में जकड़ देता है और इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो टूवर्ड्स डेथ तक चली जाती है। तो आज हम ये कोविड-19 डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसकी ट्रांसमिशंस कैसी पॉसिबल्स है, और इसकी हम इंटेंसिव केयर यूनिट्स पे हम केवल से ट्रीटमेंट देते हैं। हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट कौन से देते हैं, और घर पे जो होम बेस्ड थेरापी है वो क्या देते हैं, इसकी सारे फीचर्स जो है हम आज पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स वो देता हूँ कि ये वायरस जो है वो जो कि कंट्रोलेबल नहीं है। इस मीन के ये वायरस किसी ने बनाए हुए, इसकी स्ट्रेन जो है वो ये अभी काफ़ी हद तक चेंज करता है। इसकी 3 सर्कुलेशंस है। जो फर्स्ट वन जो जनरेशन डिस्कवर हुई थी उसकी अपने स्ट्रक्चर्स होती है। सेकंड पे एंड थर्ड पे पेंडेमिक जो हुई थी तो उसकी अपने स्ट्रक्चर्स मॉडिफिकेशंस की गई है। तो ये वायरस बनाए गए हैं, इसकी वजह से इसकी वैक्सीनेशन भी पहले से तैयार की गई होती है। लेकिन ये आजकल हेल्थ जो है ये एक कारोबार है, तो इसकी वजह से ये जितने भी अगर पेशेंट ज़्यादा मरते हैं तो ये वायरस जो है वो ज़्यादातर जो है वो हर जगह पे फैल जाती है और उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन की बाकायदा ऐलान करती है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो समझ गए होते हैं कि ये कोविड-19 क्या होती है, ये क्या कैसे डिस्कवर हुई थी और कहाँ से हुई थी। तो आज हम कुछ इंट्रोडक्शन इसकी करेंगे। इसके बारे में मज़ीद बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे पास है, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसकी होम बेस्ड थेरापी, उसकी प्रॉपरली सारे ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं अपने घर में, हॉस्पिटल में, और अगर इंटेंसिव केयर यूनिट्स पेशेंट्स होते हैं ये फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएंगे और आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से घर पे ले जाएंगे विद उसको हेल्थ जो है वो इफेक्ट्स होगी, हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी इन द एफिकेसी ऑफ गुड बेनिफिट्स। अच्छा हाँ, इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो कोविड-19 इज एक्यूट इन्फेक्शस रेस्पिरेटरी डिजीज काज्ड बाय इन्फेक्शन विद द कोरोना वायरस सबटाइप सार्स कोविड-19 कोविड-2। तो सार्स जो मिडल ईस्ट में डिस्कवर हुआ था, और डिस्कवर नहीं, वहाँ पे जो पेंडेमिक हुई थी मिडल ईस्ट एरिया पे, तो ये उसकी एक स्ट्रेन है, उसमें मॉडिफिकेशंस की गई है उसमें सार्स कोविड-2 में। तो जब उसमें मॉडिफिकेशन की गई तो ये फर्स्ट जो है वो डिटेक्टेड हुआ इन द चाइना वुहान सिटी में इन द दिसंबर 2019 में वहाँ पे डिस्कवर हुआ। कोविड-19 यूजुअली प्रेजेंट विद फीवर, उसकी पहले जो सिम्टम्स पे डिस्कवर हुए थे, फीवर, अपर रिस्पिरेटरी symptoms especially dry cough and often dyspnea, asymptomatic symptoms और भी है, लेकिन ये पहले वहाँ पे जो पेशेंट्स आते थे उसकी ये कंडीशंस थी। अच्छा, इसके अगर ट्रांसमिशंस को देखा जाता है तो ट्रांसमिशन ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होते हैं। प्राइमरीली अगर आप रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट अगर एक दूसरे से जाती है तो वो रिस्पायरेशन के थ्रू भी जो है ये कोरोना वायरस फैल सकती है। वाई एरिसोल्स के थ्रू भी, जो कि आप इनहेलेशन और ये चीज़ें करते एक्सहेलेशन इनहेलेशन प्रोसेस, तो उसके थ्रू भी हो सकती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशंस, ये डायरेक्टली जो कॉन्टैक्ट
ट्रांसमिशन होती है। अगर आप किसी के साथ टचेबल होती है तो उससे भी हो सकती है। फॉर्माइड सरफेस ट्रांसमिशन, फॉर्माइड सरफेस ट्रांसमिशन भी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके सरफेस पे अगर आप को कोरोना वायरस है तो आपके मोबाइल पे कोरोना वायरस 24 आवर्स तक सरफेस पे रह सकती है। तो अगर वो मोबाइल दूसरा यूज़ करते हैं तो उसके ट्रांसमिशन के चांसेस हो सकते हैं। फीकल ओरल ट्रांसमिशन, जिस तरह हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेबल है फीकल ओरल ट्रांसमिशन, तो ये भी है कि फीकल या ओरल सेक्स अगर करते हैं मेल एंड फीमेल तो उससे भी हो सकती है। तो वो ये मुख्तलिफ ट्रांसमिशन प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस को मैयर करते हैं और इसको प्रोसेस को हम स्टॉप कर दें तो कोरोना वायरस पेंडेमिक नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि मैं इस वीडियो को इतनी ही सिंपल अंदाज में आपको बताऊंगा कि हर एक पेशेंट्स अगर मेडिकल रिलेटेड हो या आम लेमन हो तो वो इजीली समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको इजीली स्टेप्स में बताऊंगा। अच्छा, अगर इस इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप देखते हैं तो अगर किसी को बॉडी को के साथ ट्रांसमिशन हो जाती है वायरस की तो उसमें उस टाइम या उसी दिन उस पर कोई सिम्टम्स अराइज नहीं होगी। उसको 2 से 14 दिन बाद ये सिम्टम्स अराइज होंगे। कौन से सिम्टम्स? ये सिम्टम्स हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, इम्यूनिटी एंड री इन्फेक्शंस की चांसेस क्या होती है? इम्यूनिटी एंड री इन्फेक्शंस की चांसेस ये है कि अगर एक पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ होता है इन स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 वायरस से, अगर एक पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ है वायरस से तो उस पे अगेन नेक्स्ट 3 मंथ्स पे मतलब 90 डेज पे उस पे ये इन्फेक्शन दोबारा नहीं आ सकती। ये हमारी इम्यूनिटी उसको इतनी बूस्ट उसके खिलाफ हुई होती है। दूसरे है कि हमारी इम्यूनिटी उस पर जो मेमोरी सेल्स होती है तो उसकी प्रॉपरली उसकी स्ट्रेंथ के खिलाफ ये एक्टिवेट हुई होती है। तो उसकी वजह से ये 3 मंथ्स पे फिर आप पे नहीं आ सकती जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, सिम्टम्स अगर हम पढ़ेंगे तो सिम्टम्स क्लिनिकल जो फीचर्स होते हैं तो ऑफ कोविड-19 तो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स जो आते हैं इन हॉस्पिटल्स पेशेंट्स में कि उसमें फीवर्स होती है, सबसे पहले फैटिग होती है, ड्राई कफ होती है एंड मोस्टली लिटिल बिट उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो ये मोस्टली कॉमन सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स अभी इसी वक्त किसी भी हॉस्पिटल्स में किसी भी क्लिनिक्स में आ जाती है तो आप एग्जामाइन करिए कि मे बी दिस पेशेंट्स हैव कोरोना वायरस, तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉमन सिम्टम्स और भी है कि उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसमें उसकी सांस जो है वो कम होती है, मतलब वो लेस जो है वो जो कि रिक्वायरमेंट्स होते हैं उससे कम सांस ये पेशेंट्स आते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। लॉस ऑफ स्मेल्स, एक दूसरी बात ये कि इसकी स्मेल अगर ये किसी को मतलब किसी को स्मेल करती है किसी चीज़ को या तो उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको एपेटाइट भी ख़त्म हो जाती है, मतलब उसको रोटी की तरफ जो है वो रोटी अच्छी नहीं लगती, उसको एपेटाइट जो है वो लॉस हो जाती है। मायल्जिया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसकी सारी बॉडी इंक्लूडिंग मसल्स इंक्लूडिंग सारी बॉडी जो उसके पेन करेगी, बहुत ज़्यादा पेन उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये मोस्टली कॉमन सिम्टम्स है। लेस कॉमन सिम्टम्स ये हो सकती है कि इस वायरस के साथ एक पेशेंट्स को डायरिया भी हो सकती है, उसकी पेट खराब भी हो सकती है एंड एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। दूसरी बात यह कि स्पूटम प्रोडक्शंस, रेनाइटिस, सोर थ्रोट, हेडेक, कंजक्टिवाइटिस, कागुलोपैथी, ये चीज़ें भी हो सकती है। स्पूटम प्रोडक्शन भी कि उसकी बलगम प्रोडक्शन हो जाती है, रेनाइटिस भी कि उसकी आंखों से उसके जो है वो नाक से ये जो है प्रॉपरली सिक्रीशन हो जाती है। सोर थ्रोट उसका गला भी ख़राब हो जाता है, हेडेक उसकी सर दर्द हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस उसकी कभी कभार जो आंखें होती है उसकी कंजक्टाइवा में इन्फेक्शंस हो सकती है जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, कोगुलोपैथी है, ये भी हो सकती है कि उसकी बॉडी में जो कोगुलेशन हो जाती है, उसकी ब्लड जो है वो क्लाट बन जाती है, क्लाट
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स आते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स माइट इज काज ऑफ डेथ इन मैनी फेटल्स कोविड-19 केसेस। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं जो कि सांस नहीं ले सकते और उसमें कागुलेशन हो जाती है, मतलब उसकी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है इन द पल्मोनरी रीजन। पल्मोनरी रीजन मीन्स के उसके लंग्स में जो कि फेफड़े होते हैं, अगर फेफड़े में उसकी ब्लड जो है वो पूल हो जाती है, उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, सख्त हो जाता है, तो उससे जो है डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये मोस्टली सिम्टम्स आ जाते हैं इन द कोविड-19 पेशेंट्स में, तो आप ये इसको एग्जामाइन करते हैं। अच्छा, उसकी कोर्सेज क्या होती है? कोर्सेज मीन कि उसकी माइल्ड अगर थेरापी है, माइल्ड इन्फेक्शन है, 80% इन्फेक्टेड है, तो अनकम्प्लीमेंटेड वो कोर्सेज विदाउट डिस्पनिया, तो आप उसको ऐसे कोर्स देते हैं कि उसको डिस्पनिया के खिलाफ इसमें के उसको तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ही नहीं, तो उसकी वजह से आप उसको ऐसे ट्रीटमेंट देंगे कि उसकी डिस्पनिया के चांसेस मतलब ये नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट माइल्ड कंडीशन में आ जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, तो क्यों आप उसको ऑक्सीजन थेरापी देते हैं, तो आप उसको एग्जामिन करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर सीवियर इन्फेक्शन आ रही है 50%, तो डेवलप 5 to 7 days आफ्टर सिम्टम्स ऑनसेट टू इंडिकेट द डिजीज ऑफ प्रोग्रेस टू निमोनिया। अगर सीवियरिटी की तरफ ये डिजीज जा रही है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है या सोर थ्रोट, उसके बाद ब्रोंकाइटिस हुआ है सिंपली, तो वो डिजीज जब सीवियर हो जाता है तो उसको निमोनिया हो जाती है एक पेशेंट्स को, तो उसकी साइन इंक्लूडिंग डिस्पनिया एंड हाइपोक्सी होते हैं। तो उसकी बॉडी में डिस्पनिया मीन कि उसकी सांस कम कम आते हैं, लेस आते हैं, और हाइपोक्सिया उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये भी है 3 to 6 वीक्स। सबसे पहले जो माइल्ड सिम्टम्स 1 to 2 वीक्स में होते हैं, अगर इससे कंट्रोल नहीं हो जाते तो ये 3 to 6 वीक्स में पेशेंट बिकम सीवियर हो जाता है। अगर उसमें भी कंट्रोल नहीं होता तो पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशंस पे चले जाता है, उसको निमोनिया हो जाती है, रिस्पायरेटरी फेल्यूर हो जाते हैं, इस तरह का गुलेपेशंस हो जाती है, उसकी ब्लड जो है सारा पूल हो जाता है, ब्लड में हर जगह पे क्लॉट बन जाती है, शॉक से पॉसिबली मल्टी आर्गन डिसफंक्शंस, उसके सारे फंक्शन डिस्कवर जो है वो हो जाते हैं, मल्टी आर्गन फेल्यूर हो जाती है, उसकी किडनी, उसकी लंग्स, उसकी हार्ट भी इवन जो है वो कोगुलेशन हो जाती है, उसकी ख़राब हो जाती है। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर क्या करेंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम क्या करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि जब भी एक इन्फेक्टिव जो कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो, तो उसके ख़िलाफ़ हम कुछ ऐसे मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उससे जो है वो काफ़ी हद तक इस वायरस से हम बच जाते हैं। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन मीन कि अगर आप जो है डिटॉल या जो भी है उसकी हैंड वाश यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। और रिस्पायरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिक्वेट, इट्स मीन कि जो रिस्पायरेटरी हाइजीन भी ये कि आप ज़्यादातर पानी पीते हैं तो उसकी आपकी रिस्पायरेटरी एयरवेज है उसकी काफ़ी जो है वो साफ़ हो जाती है। एंड कफ एटिक्वेट जो कि मोस्टली हर्बली एटिक्वेट जो सब जो आजकल यूज़ होते हैं, तो मोस्टली आप वो फॉलो करें, क्योंकि आपकी अगर रिस्पायरेटरी वेज में कोई इन्फेक्शन होती है तो अगर वो जल्दी ठीक हो जाता है तो आप काफ़ी हद तक इस वायरस से बच जाते हैं। अच्छा, अवॉइड एक्सपोजर्स में कि अगर आप हुजूम में कोई मेले में कोई ऐसे बड़े इज्तिमा में जाते हैं तो उससे आप अवॉइड करें। मास्क प्रॉपरली मास्क जो है यूज़ करें। क्लॉथ फेस कवरिंग, अगर आपकी बॉडी सारी कवरिंग फेस है जो कि हॉस्पिटलाइज जो डॉक्टर्स में थे, तो अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आपकी बच जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सर्जिकल मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। N95 रिस्पायरेटर यूज़ करते हैं, ये भी मास्क है, तो आप अगर ये मास्क यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आप बच जाते हैं इन द इन्फेक्शन से। स्क्रीनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, हम किस तरह कोरोना वायरस की स्क्रीन करते हैं। अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाती है और उसको सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की,
उसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम उसकी हो सकती है, उसकी सांस कम आ रही है, डिस्प्निया है, हाइपोक्सिक कंडीशन है, एंड उसको फीवर है और इसकी रली नोज है, ये रिलाइटिस की कंडीशन है और सोर थ्रोट है। तो आप उसकी पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशंस किस तरह करेंगे, तो कुछ टेस्ट है जो कि आप उसको प्रेस्क्राइब करेंगे, तो वो जाके वो टेस्ट परफॉर्म करेगा और उसके बाद उसकी प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि ये वायरस इसकी बॉडी में है या नहीं। तो सबसे पहले रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस RT-PCR, जो कि इसकी रिजल्ट मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ टाइम पे आती है, 24 आवर्स पे भी आ जाती है, 48 आवर्स पे आ जाती है, तो ये मुख्तलिफ है, आप ये करेंगे। उससे पहले आप रैपिड IgM IgG एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट उसकी क्विक उसकी रिस्पॉन्स है, उसकी जल्दी पता चल जाता है कि ये क्या है। अगर आप PCR पे जाते हैं तो उसकी बजाय ये इस पे जाए, उस लास्ट पे आप PCR पे जा सकते हैं। LSA करेंगे, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे करेंगे। इसके अलावा एंटीजन टेस्टिंग करेंगे, एंटीजन टेस्ट नेजल स्वाब, ये आप करेंगे। तो अगर आपने टेस्ट नहीं किया और पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में और आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया या टेस्ट में टाइम लगता है, तो आप उसको एम्पेरिक थेरेपी देंगे। एम्पेरिक थेरेपी ये है कि आप उसको टेस्ट से पहले एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करें। अगर उसमें कोई निमोनिक कंडीशंस है, कोई उसमें सीवियरिटी आ रही है, तो वो से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। ये मेरोनिम वाले इंजेक्शंस, ये सेफ्ट्राइक्सोन, ये मुख्तलिफ आप उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप वो डिस्कस करेंगे आगे कि क्या होता है। अच्छा, लेबॉर्ट्री स्टडीज़ पे आप क्या करेंगे कि आपकी लेबॉर्ट्री फाइंडिंग क्या आ रही है। तो EBG करेंगे। EBG आप एयरवेज एंड ब्लड गैस, और ये आप उस पर जो है वो प्रॉपर्ली उसकी करेंगे। तो क्विकली मॉनिटर ब्लड गैस, टेंशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड pH गैसेस, तो आप ये करेंगे। तो अगर उसमें कोई इस गैसेस की कमी आ रही है तो आप उसको प्रोवाइड करें। यूरिया करेंगे, क्रिएटिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs एंड कार्डिक एंजाइम्स, ये मुख्तलिफ टेस्ट है, इससे पता चल जाता है। तो आप ये करेंगे। CBC ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली फॉर डिक्रीज WBC, डिक्रीज लम्फोसाइट्स एंड डिक्रीज प्लेटलेट्स। आपकी होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी जो है वो टेस्ट करेंगे। तो अगर उसमें वो WBC कम आ रही है या उसमें लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स कम आ रही है, तो आपको उसे पता चल जाती है कि ये वायरस है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, अगर आपकी बॉडी CRP, जो क्रिएटिन, जो रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, अगर ये ज़्यादा आ रही है, इंक्रीज क्रिएटिन काइनेज, इंक्रीज LDH आ रही है, लिक्टेड डिहाइड्रोजिनेज एंड डिक्रीज एल्ब्यूमिन, अगर ये आपके पास ज़्यादा और कम आ रही है, तो इससे भी पता चल जाता है कि इस पेशेंट्स को वायरस हुई है या नहीं। इसके बाद प्रोकेसिटोनिन लेवल एलिवेट इन पेशेंट विद सीवियर कोर्स ऑफ डिसीज, तो ये भी आपको पता चल जाता है कि ये जो फेरेटीज है, इंक्रीज इंटरल्यूकिन 6 है, तो इससे पता चल जाता है कि इस पेशेंट्स को वायरस है या नहीं। अगर ये ज़्यादा या कम आ रही है, जो भी कि आपने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि इंक्रीज 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 एंड डिक्रीज, अगर उसमें इसी तरह आप इंक्रीजेस आ रही है तो इससे पता चल जाता है। तो आप क्विकली लेबॉर्ट्री स्टडीज़ पे जाएंगे, ना कि इस टाइम पे आप रियल टाइम पे जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये जल्दी जल्दी कर ले। अगर इसमें उसकी सारी कंडीशन ज़्यादा आ रही है तो इसमें कि ये पेशेंट वायरस है। अगर उसके बाद आप PCR ये करते हैं तो वो भी वेल एंड गुड। कोगुलेशंस, फैक्ट फंक्शंस, INR PT, ये रेशो आप करते हैं। यूरिन जो को यूरिन होती है, ये भी कर सकते हैं आप। डिटाइमर, अगर डिटाइमर आपकी ज़्यादा आ रही है, ग्रेटर देन 1 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, तो इससे भी प्रोग्नोसिस इंडिकेट हो सकती है। ब्लड कल्चर करेंगे, इनिशियली 2 पेयर्स। चेस्ट एक्सरे करेंगे, जो कि HRCT होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। वैसे भी चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो वाइट कंसोलिडेशंस, जो CT स्कैन अगर आप करते हैं, तो वाइट कंसोलिडेशंस अगर उसमें आ रही है इन द लाइनिंग ऑफ चेस्ट पे, तो उसके पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन सीवियर हुई है। तो आपकी एक्सरे से भी पता चल सकता है कि ये वायरस किस कंडीशन में है। अच्छा, मैनेजमेंट एसोसिएटेड और माइल्ड कोर्सेज, कौन से माइल्ड कोर्सेज है जो कि आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो उससे प्रॉपरली आप बच सकते हैं इन द वायरस से। तो मैनेजमेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस,
आप कम से कम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से बचते जो है वो अवॉइड करें तो आप उससे बच सकते हैं। स्टे इन सिक रूम्स अवे फ्रॉम अदर पीपल, जो कि इन्फेक्टेड हुए होते हैं एक पेशेंट्स, तो अगर उसमें अपने ही रूम में रहे और दूसरे से ना मिले तो उससे भी हाथ बच जाता है। वेयर फेस मास्क, अगर फेस मास्क आप प्रॉपरली वेयर करें तो उससे भी बच जाता है। अवॉइड पब्लिक स्पेसेस, फॉलो जनरल प्रोटेक्टिव मेजर्स, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल यूज आइटम जो कि आप यूज़ करते हैं तो उसको अगर आप फॉर एग्जांपल मोस्टली जो कॉमन है वो मोबाइल है, तो अगर आप ये अपने साथ ही रख लें, कोई दूसरे को ना दे, तो उससे काफ़ी हद बच सकते हैं। क्लीन हाई टच सरफेस एरिया, जो कि सर वो सरफेस एरिया जो हार्ड बोर्ड हो, लेड बोर्ड हो, जो अगर उसके साथ आप टचेबल है तो उससे भी प्रॉपरली ये चीज़ ट्रांसमिटेड हो जाती। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सपोर्टिव केयर एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो कि हमने पढ़ लिए कि अगर एक पेशेंट है उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किस तरह हम देंगे, तो हम वो डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, इंक्रीज टेक ऑफ ओरल फ्लूइड, सबसे पहले है अगर एक पेशेंट है उसको कोरोना वायरस है और उसको वो सिम्टम्स हुई होती है जो कि हमने पता चला गया है कि ये सिम्टम्स उसमें है, तो आप सबसे पहले उसको ओरल फ्लूइड्स देंगे, जूस एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मोस्टली आप लेमन जूस ये चीज़ें आप प्रोवाइड करें जो उसमें सिट्रिक्स जो है विटामिन सी की चांसेस ज़्यादा होती है, तो आप वो फूड या ओरली फ्लूइड्स प्रोवाइड करिए, या सिंपली आप वाटर भी दे सकते हैं। फीवर एंड बॉडी पेन, अगर उस पे पेशेंट्स पे फीवर होती है और उसकी सारी बॉडी दर्द करती है, पेन हो रही है, तो आप उसको पैराडॉल या कालपाल 1 to 2 टैबलेट्स 6 आवरली देंगे, मतलब हर 6 घंटे बाद 1 या 2 टैबलेट्स उसको देंगे, डिपेंड करती है उसकी बॉडी पेन क्या होती है। हर 6 घंटे बाद 1 या 2 टैबलेट्स के पैराडॉल्स या कालपाल देंगे अगर उस पर ये कंडीशन। दूसरी है कि अगर उसको कफ हुई है, उसको जो है कफ है, तो उसको कोरिक्स डी या पल्मोनाल 2 टैबलेट्स आप 3 टाइम देंगे। 2 टैबलेट्स को पल्मोनाल 2 टीस्पून जो बड़े चम्मच होते हैं वो पल्मोनाल के या कोरिक्स डी के आप दिन में 3 दफ़ा देंगे। अगर उसको एपेटाइट कम आ रही है एंड एलर्जी उसको चाहिए, तो उसको एनर्जी अगर चाहिए तो उसको ट्रैक्सोरिक्स फोर्ट 2 टेबल स्पून या ये लाइसोविट या यहाँ पे ट्राइबेटाबाल है, तो आप उसको दिन में 2 बड़े चम्मच दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर उसको एनर्जी चाहिए तो आप उसके साथ साथ टेबलेट CAC 1000 और एबुकाल 1000 OD दिन में 1 गोली लेंगे, आप उसको 1 गिलास वाटर में डालेंगे और उसके बाद वो डिस्पर्सिबल टेबलेट्स होती है, जब उसमें हल हो जाती है तो उसको वो पी ले, तो ये भी आपको एनर्जी देगा। अगर वो नहीं करते तो टैबलेट्स रिविटल मल्टी और टैबलेट सर्बिक्सिड आप उसको देंगे PO या OD दिन में 1 दफ़ा ओरली आप देंगे। PO का मतलब है ओरली। एम्पेरिक एंटीबायोटिक थेरापी, अगर पेशेंट्स को आपको पता चल गया है कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस की चांसेस आ रही है, तो आप टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, एजिथमा, एजोमैक्स, जेट्रो 1 दफ़ा OD मीन्स के 1 टाइम 7 to 10 डेज 7 से 10 दिन तक 1 टैबलेट्स डायली यूज़ करें अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांसेस है। लास्ट वन, एंटी मलेरियल, अगर टैबलेट्स HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विल अगर आपके पास है तो आप एज आ प्रिवेंटिव मेजर ये भी दे सकते हैं 200 मिलीग्राम OD पर ओरली। तो ये है सपोर्टिव केयर एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो भी पेशेंट्स कोरोना वायरस से उसकी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये चीज़ें यूज़ करें प्रॉपरली, तो इंशाल्लाह आप बड़े जो इन्फेक्शंस होते हैं या सीवियरिटी इन्फेक्शंस है उससे बच सकते हैं, ये माइल्ड सिम्टम्स है। अच्छा, इसके बाद हम मॉनिटर करेंगे एलर्जी, मॉनिटर करेंगे सिम्टम्स केयरफुली, इमरजेंसी वार्निंग, अगर एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में है तो आप उसकी किस तरह उसकी जो है पता चल सकता है, एक डॉक्टर्स को, एक आप अटेंडेंट्स को, एक लेमैन पर्सन को किस तरह पता चल जाता है कि जी इसकी सिम्टम्स ज़्यादा वर्सन है, इमरजेंसी कंडीशन है।
तो इसको डिफ़िकल्टी, जो पेशेंट्स उसको इन्फेक्टेड हुआ है तो उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, परसिस्टेंट पेन और प्रेशर इन द चेस्ट, उसके चेस्ट में, उसके लंग्स में पेन भी होगा और उसकी प्रेशर अराइज होगी, उसमें सख्त दर्द होगा। चेंज इन मेंटल स्टेटस, उसकी मेंटल स्टेटस भी चेंज होती है, वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन में होगा। साइन ऑफ साइनोसिस, साइन में साइनोसिस मीन कि उसकी अगर आप लिप्स देखेंगे तो वो ब्लू कलर के होंगे, अगर उसकी बॉडी, सारी बॉडी आप उसकी देंगे स्किन को तो वो ब्लू कलर होगी, उसमें जगह जगह उसमें हाइपोक्सिया होगी। हाइपोक्सिया मीन उसको जगह जगह उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसकी वजह से उसकी ब्लड जो है वो ब्लूश इन कलर आएंगे, ब्लूस लाइक कलर होगी, उसकी लिप्स ब्लू कलर होंगी। तो ये भी है वर्सन कंडीशन। अगर इस तरह पेशेंट्स अगर घर में होते हैं तो आप जल्दी कार्डली उस पेशेंट्स को लेके हॉस्पिटल में चले जाए ताकि उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्ली वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हमने घर वाले और माइल्ड ट्रीटमेंट तो पढ़ ली कि ये अगर हो सकती है तो ये करेंगे, लेकिन हमने हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट अभी पढ़नी है कि अगर एक पेशेंट्स है वो हॉस्पिटल्स में है तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो ये भी आप अपने साथ इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट रख ले। अगर आपके कोई पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में, तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर वो ठीक हो जाएगा। आप सबसे पहले मेंटेन करेंगे ABCD मीन्स के उसकी प्रॉपर्ली जो गैसेस होती है आप उसको प्रॉपर्ली मेजर करें, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करें। अगर उसकी कोई गैसेस की कमी होती है उसके बॉडी में तो आप उसको प्रॉपर्ली मेजर करें, मेंटेन करें, तो उससे भी बच जाता है पेशेंट्स। दूसरी बात यह है कि आप ऑक्सीजन की थेरेपी को किनोला या वायलेजल किनोला जो कि इनहेलेशन जो कि उसको ऑक्सीजन मास्क भी बोलते हैं, तो आप उसको अगर देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी तो किस तरह देंगे। आप 1 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 93% से कम आ रही है, जो भी कोरोना वाले पेशेंट्स होते हैं उसकी अटेंडेंस को ये सब पता चल जाता है कि ये क्या होते हैं। उसकी प्रॉपर्ली उस पे कंप्यूटर्स पे ये स्क्रीन पे आती है कि उसकी कंडीशंस ये 93% है, 94% है, 72% है, मुख्तलिफ आते हैं पेशेंट सीवियरिटी। तो अगर ये 93% से अगर ऑक्सीजन कम आ रही है तो आप अगर घर में है तो तब भी 1 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट आप उसको प्रोवाइड करें। केयरफुल विद पेशेंट विद COPD, अगर पेशेंट COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है और उसको कोरोना वायरस भी हुआ है तो उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 92 to 93% इज अप्रोप्रिएट। अगर पेशेंट से उसको COPD है इन द प्रीवियस हिस्ट्री में और अभी उसको कोरोना वायरस है तो आप ज़रूर मैनेज करें, आप ज़रूर मेंटेन करें कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन 90 to 93% होनी चाहिए। मतलब उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन प्रोवाइड करें 1 to 6 लीटर के उसकी ये कंडीशंस मेंटेन रहे। अगर इससे कम हो जाती है तो पेशेंट सीवियर है। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग करें, आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें उसकी BP को, ब्लड प्रेशर्स को, पल्स मीन के उसकी 72 पल्स ये नॉर्मली पेशेंट नॉर्मल हेल्दी लाइफ की होती है, आप उसको मेजर करें कि ये 100 तक जाती है, 95 तक, 105, ये मुख्तलिफ हो सकती है, सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। उसकी रिस्पायरेशन ठीक है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी पे ऑलरेडी डाल चुके हैं। SpO2 एंड टेम्परेचर्स को ज़रूर मेंटेन करें, ये सारे उसकी स्क्रीन पे आते हैं तो आप उसको मॉनिटर करें। अच्छा, सपोर्टिव केयर मीन स्टे हाइड्रेटेड एंड प्लेंटी ऑफ रेस्ट। उस पेशेंट्स को आप हाइड्रेटेड रखें, उसको प्रॉपर्ली जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करें जो कि उसको चाहिए, एंड प्लेंटी ऑफ रेस्ट, उसको प्रॉपर्ली रेस्ट पे रखिए ताकि उसकी बॉडी जो है रेस्ट पे रहे, उसकी प्रॉपर्ली बॉडी में उसकी ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई हो। अगर वो ज़्यादातर लाइक एक्सरसाइज लाइक वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ यहाँ जाता हूँ तो उसकी ऑक्सीजन उसकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से पेशेंट सीवियरिटी पे जाता है। अच्छा, फीवर मैनेजमेंट, फीवर किस तरह मैनेज करेंगे आप अगर हॉस्पिटल पेशेंट से, तो आप इंजेक्शंस पैरास्टामोल 1 ग्राम 100 ml में डालेंगे
या ये हमारे पास तैयार भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है 100 ml में पैरास्टामोल प्रोवास। जो प्रोवास इन्फ्यूजन्स आते हैं तो आप आईवी उसको लगाते हैं। टीडीएस दिन में 3 दफ़ा जारी करेंगे, एसओएस भी कंटिन्यूसली आप उसको देंगे। तो आप जो है पैरास्टामोल को 1 ग्राम 100 ml इन्फ्यूजन अवेलेबल है तो आप उसको आईवी लगाएंगे दिन में 3 दफ़ा अगर उसकी टेम्परेचर कम नहीं हो रही। आईवी फ्लूइड लगाएंगे। कौन से आईवी फ्लूइड? 0.99% नॉर्मल सेलाइन एंड विक्टेट लेंगर 1 लीटर बीडी या टीडीएस। ये उसके लिए ज़रूरी है कि ये आप ये लगाएं, या नॉर्मल सेलाइन पे जाए जो कि नॉर्मल सेलाइन अवेलेबल है मार्केट पे, या रिगर लेक्टेट 1 लीटर। ये दोनों अगर 1 लीटर यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। एक भी मतलब दोनों में एक बीडी या टीडीएस आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो आप उसको नॉर्मल सेलाइन ना लगाएं, डेक्सट्रोज वाटर लगाएं। अगर एक पेशेंट है जिसको डीएम है, डायबिटीज मेलाइटिस है, तो उसको आप डेक्सट्रोज वाटर ना लगाएं, उसको नॉर्मल सेलाइन लगाएं। हाइपरटेंसिव नहीं है तब। एम्पेरिक एंटीबायोटिक थेरापी आप उसको देंगे इन हॉस्पिटल्स में। सबसे पहले आप क्लेरिसेट 500 मिलीग्राम क्लेरिथ्रोमाइसिन उसको बीडी देंगे। बीडी मीन के दिन में 2 दफ़ा इंजेक्शन लगाएंगे। कौन से? क्लेरिसेट के, या इंजेक्शन लगाएंगे मॉक्सीगेट के, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के 400 मिलीग्राम, या ओडी फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन। अगर उसमें सीवियरिटी के इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप ये दोनों लगा सकते हैं एज एम्पेरिक थेरेपी। एम्पेरिक थेरेपी मीन कि आपने टेस्ट अभी नहीं किया और टेस्ट से पहले आप उसको डोज प्रोवाइड करें तो आप ये 2 एंटीबायोटिक मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी अगर आपकी जो है इजीली है तो आप उसको प्रिस्क्राइब करें। Anticoagulations for all hospitalized COVID-19 patients unless there is a high risk of bleeding injections। तो एंटीकोगुलेशंस भी मैंने आपको बता भी दिया कि जो भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं कोरोना वायरस के, तो उसके लंग्स में जो ब्लड होती है वो क्लाट हो जाती है, हर जगह पे क्लाट हो जाती है। तो उस क्लाट को ख़त्म करने के लिए हम इंजेक्शंस क्लेक्सेन, जो कि आजकल भी पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है लेकिन बाहर मार्केट में मुश्किल से आपको मिल जाएगी। क्लेक्सेन एनोक्सापारिन सोडियम 80 मिलीग्राम, ये उसका फार्मूला है। 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी आप उसको देंगे, या 1.5 मिलीग्राम पर केजी उसको सबक्यूटेनियस मीन ये कि आप उसके स्किन या जो कि इंसुलिन जिस तरह पेशेंट लगाते हैं तो यही इंजेक्शन भी इंसुलिन की तरह है, सबक्यूटेनियसली है। स्किन अगर आप थोड़ा स्किन उठाते हैं तो उसमें आप इंजेक्ट करते हैं ओडी। दिन में 1 दफ़ा 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी या 1.5 मिलीग्राम पर केजी, अगर डिपेंड करता है। अगर एक पेशेंट से उसकी 80 केजी वजन है तो आप उसको 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 80 का साथ, जो भी डोज अगर आपके पास आता है तो आप उसको लेंगे, उसकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अल्टरनेट भी है जो कि अवेलेबल, अगर ये नहीं है तो इसके अल्टरनेट ये है कि एरेक्स्ट्रा 5 to 10 मिलीग्राम ये आप सबक्यूटेनियसली लगाएंगे ओडी फोल्डापिरेनॉक्स। तो ये भी है मार्केट में अवेलेबल है। अगर ये नहीं है मार्केट में तो ये चीज़ ज़रूर होगी, तो आप ये भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज एंटीकोगुलेशन। इसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड पे जाएंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड पे NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मोनाइजेशन है या हॉस्पिटल्स है, तो वो कहता है COVID-19 ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में कि अगर आप डोजेज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं तो उसकी प्रॉपरली डोजेज ये है कि इंजेक्शंस डिक्सामेथासोल 4 मिलीग्राम पर 1 ml, डिकाड्रान अगर आप डिकाड्रान लेते हैं तो अगर एडल्ट पेशेंट है तो आप 6 मिलीग्राम PO ओरली आप यूज कर सकते हैं जो डेल्टाकॉर्ट्रिल है मोस्टली, या IV वंस डायली 7 to 10 डेज। मैंने आपको क्लियरली बताए हुए है कि आपकी IV और PO क्लियरली मैंने आपको कहा है कि आप जो भी डोज पे जाएंगे, जो भी रूट्स पे जाएंगे, ये आपको मोस्टली इफेक्ट होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं जी कार्टिकोस्टेरॉइड ओरली लेना सकता हूँ, जो स्टेरॉइड्स होती है, तो जी आप ओरल भी ले सकते हैं 6 मिलीग्राम ओरल।
अगर नहीं आप कहते हैं कि जी आईवी लाइन पे चली जाए, मतलब ये इंटरवेंस रूट्स पे क्या आप कहते हैं कि हमारे रगों पे आ जाती है डायरेक्टली, तो आप उस पर ड्रिप पे लगाते हैं 6 मिलीग्राम आईवी वंस डाली, एक दफ़ा दिन में 7 to 10 डेज इस तरह। इसके बाद इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन, अगर आप कहते हैं कि जी सोलोकार्डिफ हम लगाते हैं तो आप 50 मिलीग्राम आईवी एवरी 8 आवर 50 मिलीग्राम हर 8 घंटे बाद आप यूज़ करेंगे। कि इट्स मीन कि आप दिन में 3 दफ़ा सोलोकार्डिफ इंजेक्शन लगाएंगे 7 to 10 डेज। इसके बाद अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो टेबलेट प्रेडनिसिलॉन 5 मिलीग्राम डेल्टा कार्ट्रिल मार्केट में अवेलेबल में ये गोली छोटी छोटी गोली होती है, एडल 40 मिलीग्राम पर डे पीओ 40 मिलीग्राम पर डे, एक दिन में 40 मिलीग्राम आप पीओ का मतलब है ओरली, आप ओरल यूज करें गिवन इन 1 to 2 डिवाइडेड डोज, मतलब 20 मिलीग्राम एक टाइम 20 मिलीग्राम दूसरे टाइम। लेकिन ये डोज आप 60 मिलीग्राम से पर डे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी में ये मजीद गड़बड़ ले आ सकती है। अच्छा, इंजेक्शन मिथाल पेडिसिलॉन सोलोमेड्राल ये दूसरा इंजेक्शन है 32 मिलीग्राम पर डे 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे आप लगा सकते हैं। अगर उसकी वेट 40 है या 60 है 50 है तो आप 0.5 मिलीग्राम करें, वो उसको मल्टीप्लाई करें उसकी वेट के साथ, तो आपको प्रॉपरली आप उसकी सारे वेट की हिसाब से आपको मिलीग्राम आ जाती है, तो आप उसको 1 to 2 टाइम पर डे आप लगा सकते हैं आईवी। तो ये है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। प्रॉपरली मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि काइंडली आप कार्टिकोस्टेरॉइड्स को ज़्यादा से ज़्यादा डोज यूज़ ना करें। जो मैंने आपको बताए हुए हैं ये प्रॉपरली NIH के गाइडलाइंस है, काइंडली ये फॉलो करें। इससे ज़्यादा कार्टिकोस्टेरॉइड आप यूज़ ना करें क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स मैंने देखे हॉस्पिटल्स में, एज अ कोविड फार्मासिस्ट में आप काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखे कि लोग कोरोना वायरस से नहीं मरते लेकिन इस जलालत कार्टिकोस्टेरॉइड से मर जाते क्योंकि उसकी किडनी प्रॉपरली फिर काम नहीं करती, उसकी किडनी फेल हो जाती है। जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तो वो इंसान फिर नहीं रह सकता, जितने भी टाइम उसकी ज़िंदगी होती है वो उसके बाद ज़रूर मरता है क्विकली एक्शन में। तो मैं आपको ये बताऊँ, ये आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जी मैंने प्रॉपरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से आपको बताया कि जी ये फॉलो करें, तो उसकी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि काइंडली ये गाइडलाइंस आप रिकमेंड करें, इससे ज़्यादा कार्टिकोस्टेरॉइड आप यूज़ ना करें। अच्छा, इसके बाद लास्ट में जो थेरेपी हम देते हैं टोक्लिजुमेब इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी। आप ये भी कर सकते हैं इन हॉस्पिटल पेशेंट में। ट्रीटमेंट में टोक्लिजुमेब वेदर एडमिनिस्टर आईवी या सबक्यूटेनियसली जो स्किन में होती है माइट बी रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन और डेथ इन पेशेंट विद सीवियर कोविड-19 निमोनिया। तो अगर ये टोक्लिजुमेब अगर आप प्रोवाइड करेंगे, ये एक एंटीवायरल ड्रग है, अगर आप ये यूज़ कर सकते हैं तो ये भी यूज़ करें क्योंकि इससे भी काफ़ी हद तक आपकी निमोनिया कंडीशंस और जो इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं काइंडली आप ये यूज़ करें, इससे भी काफ़ी हद तक आपकी बॉडी कोरोना वायरस से जो है वो के खिलाफ ठीक हो सकती है। अच्छा, इसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स फॉर कोविड-19, कौन से एंटीवायरल ड्रग्स आजकल मार्केट्स में अवेलेबल है और कौन से यूज़ होते हैं इन द कोविड-19 पेशेंट्स में। अच्छा, सबसे पहले रेमडेसिविर वाज ग्रांटेड एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बाय FDA। मई 1, 2020 में FDA वालों ने ये रेमडेसिविर इमरजेंसी लॉन्च की है कि ये काफ़ी हद तक बेनिफिट्स है सार्स कोरोना वायरस के खिलाफ। तो पोटेंशियल रिस्क ऑफ सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, जितने भी पेशेंट्स अगर उसको कोरोना वायरस है सार्स कोविड-2 है तो उससे अगर आप रेमडेसिविर उसको प्रोवाइड करेंगे तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो उसकी प्रिलिमिनरी जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वहाँ पे जल्दी 1000 पेशेंट्स भी हुई होती है, तो उसमें 1000 पेशेंट्स की काफ़ी हद तक रिकवरी हुई होती है। तो जब ये काफ़ी हद तक 1000 पेशेंट उससे रिकवर हो जाते हैं और रिकवर हुए होते हैं तो उसकी वजह से इसमें इमरजेंसी उसमें लॉन्च की कि जी आप ये यूज़ करें, इससे काफ़ी हद तक जो है वो पेशेंट ठीक हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो इसकी एडल्ट डोज आपको बताएंगे कि रेमडेसिविर की एडल्ट डोज क्या है। 200 मिलीग्राम IV ऑन डे फर्स्ट,
ये भी मोस्टली डॉक्टर्स इसको नहीं जानते। काइंडली ये वीडियो इसको फॉलो करें, इसको अपने जहन में बिठा लें। ये ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है। 200 मिलीग्राम आईवी और डे फर्स्ट। जब भी पेशेंट्स आपको पता चल जाएगा कि ये पीसीआर उसकी कोरोना वायरस डिटेक्टेड है, तो आप फर्स्ट डे पे उसको 200 मिलीग्राम आईवी दे रेमडेसिविर का। उसके बाद आप फॉलो करें 100 मिलीग्राम वंस डेली फॉर 4 to 9 डेज। मोस्टली डॉक्टर कहते हैं कि जी नहीं, इसकी प्रॉपरली डोज जो है वो 200 मिलीग्राम तो है, लेकिन इसकी वो 6 डेज है। 6 डेज इसकी या 5 डोज हम लगाते हैं। मोस्टली डॉक्टर से मैंने ये सुना है कि 5 डेज हम उसमें लगा सकते हैं, इसके बाद ये पेशेंट्स नहीं लगा सकते। तो काइंडली मैं आपको बताता हूँ कि 200 मिलीग्राम आप फर्स्ट डे पे लगाए, एडल्ट डोज है, और 100 मिलीग्राम जो है वो उसके बाद आप 4 to 9 डेज आप फॉलो करें। एक दिन में 100 मिलीग्राम 9 डेज तक आप लगा सकते हैं। तो ये प्रॉपरली आप फॉलो करें। अच्छा, सेकंड जो ट्रीटमेंट है फेविपिराविर ब्रेड लेब इविगान, जो कि अभी जापान ने अप्रूव की है, तो आप वो भी एज अ रेमडेसिविर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, सब लास्ट पेशेंट्स जो हमने इंटेंसिव केयर, तो हम वो भी प्रॉपरली, ये भी हमारे मुहतरम है जो कि इंटेंसिव केयर पे है, वेंटिलेटर्स पे है, तो हम उसको भी मैनेज करेंगे। उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आप जो भी अगर इस आईसीयू में एक पेशेंट एडमिटेड है, तो आप उसको साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो आप उसको प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉलो करें जो कि मैंने प्रीवियसली कहा है। दूसरी बात ये है कि उसकी डिस्पनिया और हाइपोक्सिया कंडीशन को आप मैनेज करें। उसकी डिस्पनिया और हाइपोक्सिया कंडीशंस को मैनेज करें। कार्डली उसकी बॉडी में जो प्रॉपरली ऑक्सीजन जा रहा है, तो उसको आप मैनेज करें। उसकी कम से कम 90% से ज़्यादा O2 जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ रही है उससे वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक टेकिपनिया जो रिस्पायरेटरी रेट्स है वो ग्रेटर देन 30 पर मिनट्स होनी चाहिए। तो आप ये भी फॉलो करें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपके पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो ये है सारी वीडियो कोरोना वायरस की डिटेल से। मैंने आपको उसकी इंट्रोडक्शंस कर ली, उसकी ट्रांसमिशन भी कर ली, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड भी, उसकी साइन सिम्टम्स जो भी है, उस साइन सिम्टम्स के बेस पे मैंने आपको घर पे भी जो थेरापी दे सकते हैं वो भी आप लोग मैंने बता भी दिया। उसके बाद हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो कि उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देते हैं वो भी मैंने एक स्टेप्स पे प्रॉपरली स्टीरॉइड्स पे उस पर सारे मैंने आपको बता दिया। उस पर लास्ट में मैंने आपको इंटेंसिव केयर आईसीयू में जितने भी पेशेंट हैं उसको प्रॉपरली किस तरह मैनेज करेंगे मैंने ये भी आपको बता दिया। काइंडली आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये गाइडलाइंस मैंने खुद नहीं बनाए, ये जो कि FDA जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि उसकी प्रॉपरली गाइडलाइंस है, FDA की, मेडिकल WHO की, तो ये मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक आपके लिए बनाई हुई है। तो काइंडली ये चीज़ आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपके पेशेंट्स जो है वो ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।